नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं एमएलटी कॉलेज सहरसा के इतिहास विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग अपनी इस ई लर्निंग कक्षा में कृषि के वाणिज्यीकरण पर चर्चा करेंगे। कृषि के वाणिज्यीकरण यह टॉपिक BN मंडल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में स्नातक तृतीय वर्ष के पत्र संख्या 5 में सम्मिलित है। इसके साथ साथ यह स्नातकोत्तर स्तर पर भी सेकेंड सेमेस्टर में पत्र संख्या 8 में इसकी चर्चा की गई है। मतलब कि यह BA और MA दोनों कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो भारत में अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था और उसके कारण होने वाले बदलाव, जो आर्थिक व्यवस्था में बदलाव हो रहे थे उसके बारे में बतलाता है। खासकर कृषि के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हुए, क्योंकि भारत कृषि प्रधान क्षेत्र था और शुरुआती बदलाव जो हुए वो कृषि के क्षेत्र में ही हुए और कृषि के क्षेत्र से ही फिर औद्योगिकरण की शुरुआत भी हुई। भारत में जो औद्योगिकरण की शुरुआत हुई उसमें सबसे पहले पूंजी जो आई वो बागानी कृषि में आई, बागान क्षेत्रों में आई। वहाँ से फिर कल कारखानों की ओर, खानों और फिर कल कारखानों की ओर मुड़ती है। तो प्रारंभिक अवस्था में जो बदलाव आया, खाद्यान्न फसलों से नकदी फसलों की ओर जो बदलाव आया, फसल उपजाने के तौर तरीक़ों में जो बदलाव आया, उसे ही हम लोग कृषि के वाणिज्यीकरण के संदर्भ में समझते हैं। इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे कि कृषि का वाणिज्यीकरण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब कि इसके लिए उत्तरदायी कौन कौन से कारक थे, यह इसकी प्रक्रिया क्या थी और इसका क्या परिणाम हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका परिणाम क्या हुआ। जैसा कि बता चुके हैं कि यह BN मंडल यूनिवर्सिटी के BA पार्ट 3 और MA के सेकेंड सेम के सिलेबस में शामिल है। हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं कि कृषि का वाणिज्यीकरण है क्या। वाणिज्यीकरण का मतलब है कि ऐसी वस्तुएं जो सीधे व्यापार के लिए बेची जा सके, जिसका उत्पादन व्यापार करने के निमित्त हो। अब यह सवाल उठता है कि खेती में जो भी पैदावार होती है, चाहे वो धान गेहूं के रूप में हो या नकदी फसलों के रूप में हो, सभी व्यापार के लिए की जा सकती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जब हम वाणिज्यीकरण शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ ऐसी फसलें जो केवल व्यापार करने के लिए ही उत्पादित की जाती हो, मतलब जिसका हम लोग सीधे खा नहीं सकते हैं, बल्कि उसको हम उद्योग धंधों में कल कारखानों को कच्चे सामान के रूप में बेच सकते हैं, जैसे रुई, जैसे चाय, जैसे गन्ना, जैसे कॉफ़ी। तो इस तरह की नकदी फसलें जो बाज़ार में बिक्री के लिए लाई जाती है, जो बाज़ार में बिक्री के उद्देश्य से ही उपजाई जाती है, वो वाणिज्यिक फसलें कही जाती है। और भारत में अंग्रेजी शासनकाल में कृषि का वाणिज्यीकरण शुरू हुआ। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में नकदी फसलों का उत्पादन नहीं होता था, या फिर यह नकदी फसल जो है ये अंग्रेज़ों की ही देन है। तो भारत में अंग्रेज़ों के आने के पहले भी ये नकदी फसलें होती थी, लेकिन हमारी कृषि का मुख्य जोर खाद्यान्न फसलों की ओर था। यह नकदी फसल औद्योगिकरण की शुरुआत के बाद महत्वपूर्ण होती गई। जब यूरोपीय देशों में औद्योगिकरण का दौर शुरू हुआ, खासकर ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तो कल कारखानों को वस्तुएं बनाने के लिए, वस्तुओं का निर्माण करने के लिए कच्ची सामग्री की आवश्यकता थी। जैसे कपड़ा बनाने के लिए सूती वस्त्र उद्योग या ऊनी वस्त्र उद्योग को कपड़ा बनाने के लिए रुई की ज़रूरत पड़ती थी, चीनी बनाने के लिए गन्ने की आवश्यकता होती थी,
तो उद्योग धंधों के उद्देश्य से इन फसलों का उत्पादन किया जाता था। अब आते हैं हम लोग अपने मूल विषय पर कि भारत में आखिर ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी जिसने कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया। मतलब कि कृषि के वाणिज्यीकरण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से थे। पिछली कक्षा में हमने भारतीय भू राजस्व व्यवस्था, अंग्रेज़ों के भू राजस्व व्यवस्था का भारत पर प्रभाव में चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि अंग्रेज़ों के अधीन भू राजस्व की दरें जानबूझकर काफ़ी ऊंची रखी गई थी ताकि अंग्रेज़ी सरकार को भू राजस्व के रूप में बड़ी राशि की प्राप्ति हो सके, जिसे वो अपने देश ले जाकर वहाँ उससे अतिरिक्त लाभ कमा सके, वहाँ वो उसका पूंजी निर्माण कर सके। तो भू राजस्व की दर स्वाभाविक रूप से ज़्यादा थी और भारतीय किसान इतने सक्षम नहीं थे कि वो आसानी से इस बढ़े हुए राजस्व की राशि चुका सके। इस दौर में अंग्रेजी सरकार ही उन्हें नकदी फसल उपजाने के लिए प्रेरित करती है, इस लोभ से कि ये नकदी फसल बाज़ार में बिक्री के लिए उपलब्ध है और इसके व्यापार से उन्हें ज़्यादा मुनाफा होगा, तो उनके हाथ ज़्यादा पैसे आएंगे। तो व्यापारिक लोभ से, लालच से, चूँकि भू राजस्व की दर ज़्यादा थी तो उनके हाथ में ज़्यादा धन टैक्स देने और अपने खाने के लिए अनाज रखने या अपने खाने या अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद कुछ भी नहीं बचता था और वो कर्ज के दलदल में चले जा रहे थे। तो उन्होंने अपनी स्थिति सुधारने के लिए इन फसलों में अपना भविष्य देखा कि अगर वो नकदी फसल का उत्पादन करेंगे तो इसके बाज़ार में अच्छे दाम मिलते हैं और इसे बेचकर वो सरकार को उसके लगान की राशि भी आसानी से चुका सकते हैं और सरकार और बाज़ार में इसे बेचकर जो अतिरिक्त आय होगी उससे अपने दैनिक जीवन उपभोग की वस्तुएं भी आसानी से खरीद सकते हैं और 2 पैसे बचा सकते हैं। तो इस लोभ से और इस दबाव से, लोभ और दबाव दोनों, भू राजस्व अदा करने का दबाव और लोभ की अतिरिक्त रूप से 2 पैसे हाथ में बचेंगे, तो इस लालच से भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण की शुरुआत होती है। सरकार को भी अपने ब्रिटेन आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आवश्यकता थी, इसलिए उसने भी लोगों को नकदी फसल उपजाने के लिए प्रेरित किया कि आप, सरकार किसानों को प्रेरित कर रही है कि नकदी फसल आप उपजाइए और बाज़ार में उसे पहुंचने का साधन प्रदान कर रही है, सरकार उसके लिए खरीदार पैदा कर रही है। तो भू राजस्व का दबाव और अतिरिक्त आय का लालच दोनों भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण के लिए एक उत्तरदायी कारण में से है। सरकार को लालच था कि अगर नकदी फसल की पैदावार ज़्यादा होगी तो ब्रिटेन के उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल सहज रूप से सुलभ हो पाएंगे, इसलिए वो भी किसानों का साथ दे रही है। इसके अलावा ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारत में जो अपना निवेश किया या यूरोपीय पूंजीपतियों ने भारत में जो अपनी अतिरिक्त पूंजी निवेशित की, तो यहाँ तो कोई कल कारखाने थे नहीं कि वो उद्योग धंधों की ओर मुड़ते। तो उन्होंने यहाँ पर प्लांटेशन, बागवानी के क्षेत्र में, बागवानी कृषि में नकदी फसलों में अपने पूंजी को लगाया, जैसे चाय की बागानें, नील की खेती, कॉफ़ी, रबर की बागानें, इन सभी चीज़ों में ब्रिटिश और यूरोपीय पूंजीपतियों ने अपनी पूंजी निवेशित की। तो इससे भी यहाँ के खेती का स्वरूप बदला और कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी ही जो यहाँ के सामान को विश्व के दूसरे हिस्सों में बेचकर मुनाफा कमाती थी। चूँकि सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में सीधे सत्ता ले ली। उसके पहले तक कंपनी ही भारतीय शासन व्यवस्था और भारतीय व्यापार के लिए उत्तरदायी थी। तो कंपनी का व्यापारिक काम भी चल रहा था और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में वो एक बड़ी व्यापारिक कंपनी थी। तो उसका
वो भी भारतीय उत्पाद को दूसरे जगह ले जाकर बेचती थी, दूसरे बाज़ारों में जाकर बेचती थी। तो उसे भी यहाँ के नकदी फसलों से, कृषि उत्पादों से लाभांश लेना था, लाभांश बनाना था। इसलिए वो भी किसानों को प्रेरित करती थी, उसके कारिंदे लोगों को कर्ज देकर, उनके साथ शर्तें करके, अनुबंध करके लोगों को पैसे देते थे, पेशगी देते थे, ताकि वो अपने खेतों में पैसा देने वाले लोगों के मर्जी के हिसाब से उत्पादन कार्य कर सके और उत्पाद को उसके हाथों बेच सके। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार भी चल रहा था, लेकिन व्यापारिक संतुलन चीन के पक्ष में था। तो कंपनी इसको अपने पक्ष में, चूँकि चाय का व्यापार उससे काफ़ी बड़े पैमाने पर होता था, तो कंपनी ने भारत में चाय के उत्पादन के साथ साथ भारत में अफीम की खेती को भी बढ़ावा दिया, ताकि इसका निर्यात वो चीन को कर सके और व्यापार संतुलन को अपने ओर मोड़ सके। तो ये अफीम भी नकदी फसलों में ही आता है। पोस्ता दाना, जिसको हम लोग जानते हैं, पोस्ते दाने से अफीम को तैयार किया जाता है। तो ये सारे चीज़ें कृषि के वाणिज्यीकरण के लिए सहायक सिद्ध हुई। ये सारी चीज़ें भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण के लिए सहायक सिद्ध हुई। इसके अलावा यातायात की सुविधा भी ज्यों-ज्यों बढ़ती गई, भारत के आंतरिक बाज़ारों का भी विकास होता गया और कृषि उत्पादों को बड़ा बाज़ार मिलता गया। तो इससे भी कृषि के वाणिज्यीकरण में सहायता मिली। तो हम लोगों ने जो कारण पेश किए कृषि के वाणिज्यीकरण के लिए, उसमें एक प्रमुख कारण था कि यूरोपीय बाज़ार को इस तरह की फसलों की आवश्यकता थी। इसलिए भारत में भी कंपनी सरकार ने इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। भू राजस्व की बढ़ी हुई दरों ने भी किसानों को प्रेरित किया कि वो नकदी फसल उपजाए, क्योंकि इसमें लाभ ज़्यादा था, इसमें उन्हें ज़्यादा पैसे मिलते थे। पूंजीपतियों ने जो अपनी पूंजी निवेशित की, वो भी बागवानी कृषि की और पैसे लगाएं। इससे भी उन्हें भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा मिला। कंपनी जो थी वो अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाज़ार में व्यापार करती थी और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में वो कृषि उत्पादों को लेकर बेचती थी और इससे अतिरिक्त लाभ कमाती थी। भारत के साथ चीन का जो व्यापार चल रहा था, कंपनी जो व्यापार कर रही थी चाय और दूसरे चीज़ों का चीन के साथ, तो उसने चीन के साथ व्यापार संतुलन को अपनी ओर झुकाने के लिए भारत में अफीम की खेती को प्रोत्साहन दिया। यातायात की सुविधाओं ने भी भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया। अब सवाल आता है कि क्या भारतीय किसान अपने आप कृषि के वाणिज्यीकरण की ओर मुड़ गए, नकदी फसल के उत्पादन की ओर मुड़ गए, या फिर सरकार ने जो समर्थन दिया वो किस स्तर पर दिया, कैसे वे प्रेरित हुए नकदी फसलों के उत्पादन की ओर। तो पहले ही चर्चा कर चुके कि भू राजस्व की दर तेज़ थी, इसलिए उन्हें कोई ऐसी फसल उपजाने को बाध्य होना पड़ा जो उसे ज़्यादा मुनाफा दे सके, और इस समय उन्हें नकदी फसलों में अपना भविष्य दिखाई दे रहा था। इसके लिए कंपनी के कारिंदे, कंपनी के दलाल उन्हें पूंजी उपलब्ध करवाने, मतलब जिसको कहते हैं पट्टे पर खेती करवाने के लिए लालच दे रहे थे या सहायता दे रहे थे। उसके अलावा कंपनी ने भी क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर विशेष प्रकार के उत्पादन पर बल दिया। जैसे काली मिट्टी के क्षेत्र में उन्होंने कपास की खेती को उपजाने के लिए प्रेरित किया। इसी तरह बंगाल के क्षेत्र में जूट उत्पादन को बढ़ावा दिया। कॉफ़ी के लिए कर्नाटक, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण में चाय की खेती, अफीम के व्यापार के लिए पोस्ता दाना की खेती को बनारस, बिहार और बंगाल मालवा में बढ़ाया गया। तो इस तरह क्षेत्र विशेष के आधार पर सरकार ने फसलों को उपजाने पर जोर दिया। इसके लिए सिंचाई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई और प्रांतीय स्तर पर लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना की गई। रेलवे और दूसरे यातायात के साधनों का भी विकास किया गया। कृषि के ऊपर निर्यात कर में कमी की गई। तो ये सारी चीज़ें सरकार ने अपने तरफ से प्रयास किया
कि किसानों को दिया जाए ताकि वे अधिक से अधिक नकदी फसल उपजा सकें और इससे कंपनी सरकार को दोहरा फ़ायदा हो सके। भू राजस्व की दर नियमित तौर पर मिल ही रही थी और कच्चे माल वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेचकर उससे मुनाफा भी कमा सके और साथ में यूरोपीय या ब्रिटिश कंपनियों की आवश्यकताओं को पूरा भी कर सके। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में जो कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया तो इसका क्या परिणाम हुआ। कृषि के वाणिज्यीकरण का परिणाम भारत के लिए क्या हुआ, तो यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रहा। मतलब इसके कुछ अच्छे प्रभाव भी पड़े और कुछ बुरे प्रभाव भी पड़े। तो हम लोग चर्चा करते हैं पहले इसके सकारात्मक परिणामों की। मतलब इसका क्या फ़ायदा हुआ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि भारतीय कृषि को धीरे धीरे बाज़ार की समझ हुई। भारत में गांव की संरचना थी, आत्मनिर्भर इकाई के रूप में थी, वो संरचना टूटने लगी और बाज़ार का विकास हुआ। एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहरों की ओर, एक देश से दूसरे देशों की ओर। हालांकि यह प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन जो एक अलगाव की स्थिति थी, जो छोटे छोटे क्षेत्र आपस में एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में बंधे हुए थे, पैक्स थे, वो धीरे धीरे खुलने लगे। मतलब कि बाज़ार का धीरे धीरे विकास हुआ, ग्रामीण और शहरी संपर्क बढ़ा और अर्थव्यवस्था का फैलाव हुआ। तो यह इसका एक सकारात्मक पक्ष था, क्योंकि किसान जो है वो अपनी फसल को मंडियों में लाना सीख रहे थे और अर्थव्यवस्था जो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली पर थी वो धीरे धीरे मुद्रा अर्थव्यवस्था की ओर भी जुड़ने लगी। इसके अलावा जब ये फैलाव हुआ तो ये फैलाव केवल गांव और शहर तक ही सीमित नहीं रहा, क्योंकि नकदी फसलों का उत्पादन विश्व स्तर पर हो रहा था। इसलिए विश्व के दूसरे क्षेत्रों में होने वाले फसलों का उत्पादन मूल्य का असर भारतीय बाज़ारों पर ही पड़ता था और भारतीय वस्तुओं के उत्पादन मूल्य का असर विश्व के दूसरे बाज़ारों पर भी पड़ता था। जैसे अमेरिकी गृह युद्ध के समय भारतीय कपास उत्पादकों ने काफ़ी मुनाफा कमाया, लेकिन जैसे ही अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हुआ, भारतीय किसान जो कपास उपजाते थे वो बर्बाद होने लगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उसकी कीमत ज़्यादा पड़ती थी, जबकि अमेरिका से उत्पादित कपास की कीमतें कम होने लगी। तो इस तरह अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के नफ़े नुकसान जोखिम के भी भारतीय किसान परिचित हुए। भारत की अर्थव्यवस्था इससे परिचित होती गई। नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और उसे आंतरिक क्षेत्रों से बाहर कोस्टल एरिया, बंदरगाह शहर या किनारे के इलाकों में लाने के लिए रेल और यातायात के साधनों का विस्तार किया गया। यह केवल कृषि में ही इसका फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि इन यातायात के साधनों के सुधार और फैलाव के कारण भारत में आगे चलकर राष्ट्रीयता की भावना का भी प्रचार प्रसार हुआ, राजनीतिक जागरूकता का भी प्रादुर्भाव हुआ और भारत में आगे चलकर जो वैचारिक क्रांति हुई, जो सामाजिक सुधार हुए, जो राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार हुआ, राजनीतिक जागरूकता बढ़ी, वो सब इसका प्रतिफल थी, जो आगे चलकर भारत के आज़ादी की लड़ाई में सहायक भी सिद्ध हुई। क्षेत्र विशेष में अंग्रेज़ों ने क्षेत्र विशेष के आधार पर, क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। इसका फ़ायदा भी भारत को हुआ, कृषि को हुआ, क्योंकि वो अब क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर, मौसम के आधार पर, बाज़ार के आधार पर, बाज़ार आधारित मांगों के आधार पर उत्पादन करना सीखने लगे, जो उनके भविष्य के लिए काफ़ी लाभकारी था। तो इस तरह भले ही यह उत्पादन जो था वो ब्रिटिश कंपनियों के हित में, कंपनी सरकार के हित में किया गया, लेकिन प्रकारांतर से धीरे धीरे भविष्य के लिए वो भारतीय किसानों, भारतीय बाज़ारों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। हालांकि ये सकारात्मक परिणाम भविष्य के लिए अच्छे थे, लेकिन इसके नकारात्मक परिणाम
वर्तमान समय में इसकी नकारात्मकता ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हुई। ये भारतीय कृषि के लिए काफ़ी हानिकारक हुए। हानिकारक किस अर्थ में हुए, मतलब कि इसका नकारात्मक प्रभाव क्या क्या पड़ा। तो सबसे बड़ी बात थी कि किसानों ने नकदी फसल के उत्पादन को आर्थिक लालच से अपनाया। उन्होंने इसे दबाव में अपनाया ताकि भू राजस्व की बढ़े हुए भू राजस्व या ऊंची भू राजस्व की दरों का भुगतान नकदी फसलों को बेचकर आसानी से किया जा सकता है। लेकिन वे यह भूल गए कि नकदी फसलों के उत्पादन में भी अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, तकनीक की आवश्यकता होती है, और इन दोनों चीज़ों की उनके पास कमी थी। पूंजी की भी कमी थी और आधुनिक तकनीक की भी कमी थी। वे पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए कर्ज के जाल में फंसते चले गए या पट्टा खेती, अनुबंध खेती के चक्र में फंसते चले गए। उन्हें जो अनुबंध करते थे वो उसी समय फसलों की कीमत तय कर लेते थे और उन्हें पैसे देते थे खेती करने के लिए, और जब पैदावार होती थी तो फसलों का उचित मूल्य उसे नहीं मिल पाता था। दूसरी समस्या यह थी कि उनके पास पूंजी की कमी थी, इसलिए वो अपनी पैदावार को जमा नहीं रख पाते थे, बल्कि उसे तुरंत बाज़ार में बेचना उनकी मजबूरी थी। अगर वो अपने फसलों को जमा करके समय के साथ कुछ समय के बाद बेचते, मांग के अनुरूप बेचते, तो हो सकता है उन्हें अच्छी कीमत मिलती। लेकिन जब बाज़ार में वो बेचने जाते थे फसल उत्पादन के तुरंत बाद, तो बाज़ार में अधिक सप्लाई होने के कारण उसकी कीमत गिरी हुई रहती थी और उन्हें कम मूल्य प्राप्त होता था। तो ये उनकी गरीबी के हिसाब से उन्हें अपने फसलों का, पूंजी की कमी के कारण उन्हें अपने फसलों का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता था। वे सस्ते दामों पर बेचते थे बिचौलियों को, और बिचौलिए उसका असली फ़ायदा उठाते थे। वो इसे स्थानीय बाज़ार या अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अच्छी दामों पर बेचते थे। दूसरा नकारात्मक पक्ष यह था कि यह फसल नकदी फसल थी, खाद्यान्न फसल नहीं थी। जबकि खाद्यान्न फसल जब किसान उपजाते थे तो भले ही उनके पास अतिरिक्त पैसे नहीं बचे, लेकिन भूखे मरने की नौबत नहीं आती थी, क्योंकि वो अपने उत्पादन में का कुछ हिस्सा बचाकर अपने जिंदा रहने के लिए भोजन का इंतजाम कर लेते थे। लेकिन नकदी फसलों के साथ यह समस्या आने लगी। जब वे नकदी फसल उपजाने लगे तो कभी प्रकृति की मार से या फिर फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाने पर उनके सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। इसके अलावा नकदी फसलों का रकबा बढ़ने के खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में भी कमी आई, और इसके कारण भी भारत में अकाल और भूखमरी की श्रृंखला पैदा हो गई। हम देखते हैं जब से कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ उसके बाद अकाल की बारंबारता बढ़ गई, क्योंकि खाद्यान्न का रकबा घटता गया, खाद्यान्न उत्पादन का क्षेत्रफल घटता गया और नकदी फसल का क्षेत्रफल बढ़ता गया। अतिरिक्त आय नहीं होने के कारण किसानों के पास भूखमरी की स्थिति हो गई और वे अकाल और भूख से मरने लगे। अकाल की बारंबारता खासकर कंपनी शासनकाल में लगातार बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। इसके अलावा नकदी फसल में भी कंपनी सरकार ने उन्हीं फसलों को बढ़ावा दिया जिसकी आवश्यकता उन्हें थी वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो उपलब्ध कराते थे। जैसे अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान उन्होंने भारत में कपास की खेती को बहुत बढ़ावा दिया। चूँकि अमेरिका से कपास का आना बंद हो गया, लेकिन जैसे ही अमेरिकी गृह युद्ध ख़त्म हुआ उन्हें अमेरिकी कपास सस्ते दामों पर मिलने लगा, इसलिए वे भारत के कपास निर्यातकों की परेशानी को छोड़ दिए और बड़ी संख्या में किसान जो है उस मंदी को, उस मार को नहीं झेल पाए। इसके साथ
एक समस्या और भी थी कि किसान को नकदी फसल उपजाने के लिए तो कहा गया, सरकार ने कुछ सुविधाएं भी दी, लेकिन तकनीकी जानकारी और शिक्षा के कारण तकनीकी जानकारी के अभाव में वे फसलों के अतिरिक्त उत्पादन से वंचित रहे और भूमि की उर्वरा क्षमता, भूमि की उपजाऊ क्षमता को खो दिए। भूमि जो फसल चक्र बदल बदल कर ज़मीन पर उपजाऊ फसलों का उत्पादन किया जाता था, साल में 2-3 फसलें लगाई जाती थी और फसल का क्रम बदलता था, तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति बनी हुई रहती थी। लेकिन नकदी फसल में खास किस्म की फसलों पर जोर दिया गया, जिसके कारण भूमि की प्राकृतिक संरचना बदली, भूमि के रासायनिक तत्वों का जो संतुलन था वह बदलता गया और इसके कारण भी उपजाऊ क्षमता में गिरावट आई, भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आई। तो ये भारतीय कृषि के लिए नकारात्मक पक्ष था। बिचौलियों की एक श्रृंखला बनी हुई थी जो किसानों से उसके उत्पाद को खरीदकर बाज़ार में बेचते थे या बीच का अतिरिक्त फ़ायदा उठाते थे। वास्तविक फ़ायदा बिचौलियों को ही होता था और सरकार भी किसानों का मदद करने के बजाय इन बिचौलियों की ही मदद करती थी। इसके कारण भी किसानों का जीवन जो था वो अत्यधिक कष्टप्रद हो गया। अग्रिम राशि वो खाद्यान्न फसलों से नकदी फसल की और भू राजस्व की दर अदा करने के लिए मुड़े की भू राजस्व की ऊंची दरों को देने के लिए अगर नकदी फसल उपजाएंगे तो उन्हें कर्ज के जाल में नहीं फंसना पड़ेगा। लेकिन यहाँ इसके विपरीत होने लगा, नकदी फसल उपजाने के लिए उनके पास पूंजी की कमी थी और वो नकदी फसल के चक्र में फंसकर, नकदी फसल के उत्पादन क्रम में फंसकर और अधिक कर्जदार बनते चले गए। ठेका खेती या अनुबंध खेती में भी उन्हें ही हानि उठानी पड़ी, क्योंकि पहले ही उपज की मात्रा, उपज की क्वालिटी, उपज की दर आदि तय कर ली जाती थी और जब फसल वास्तविक रूप से तैयार होता था उस समय किसानों के हाथ में कुछ भी नहीं आता था। उस समय किसान अपने आप को ठगा महसूस करते थे। न तो सरकार कोई बीमा देती थी, न ही सरकार कोई सब्सिडी देती थी और इसके अभाव में भी किसानों को नुकसान होने लगा। यह पूरा व्यापार जो था, जैसे बागानी कृषि, ये यूरोपीय साहूकारों के हाथ में था, यूरोपीय पूंजीपतियों के हाथ में था और लाभांश का बड़ा हिस्सा भी उन्हीं को मिलता था। तो भारत के उपनिवेश होने का दर्द, उपनिवेश होने की सज़ा इन किसानों को मिल रही थी और कृषि के वाणिज्यीकरण ने तात्कालिक तौर पर इसे बढ़ावा ही दिया, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार अपने देश के उद्योग धंधों के अनुरूप, अपने मुनाफों के अनुरूप ही कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रश्रय दिया और इसके लिए उन्होंने तकनीकी और पूंजी, इन दोनों की कोई खास कोई सुविधा नहीं दी। इनकी जानकारी के अभाव में, पूंजी के अभाव में किसानों पर तात्कालिक रूप से इसका नकारात्मक पक्ष ही ज़्यादा पड़ा। समग्र रूप से अगर हम देखें तो कृषि के वाणिज्यीकरण से तात्कालिक भारत को कोई खास फायदा नहीं हुआ, न ही किसान अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के तौर तरीक़ों से वाकिफ़ हो पाए और न ही इसमें इसके उच्च तकनीक से या फसलों को अच्छी कीमत पर बेचने की तकनीक से वो वाकिफ़ हो पाए। उल्टे उन्हें अकाल जैसी विभीषिकाओं से बार बार जूझना पड़ा, जो कृषि के वाणिज्यीकरण का प्रतिफल था। भविष्य में बाज़ार का विस्तार पाते हैं, जो कृषि उत्पाद को बाज़ार तक लाकर बेचने या बाज़ार खोलने के लाभ के रूप में देखते हैं, लेकिन यह इसका दूरगामी प्रभाव था। तात्कालिक प्रभाव के रूप में किसानों को इससे हानि ही उठानी पड़ी। तो आज के इस कक्षा में हम लोगों ने देखा कि कृषि का वाणिज्यीकरण क्या है, नकदी फसल के उत्पादन के लिए सरकार का क्या हित था, किस लालच से, किस आशा के साथ
भारतीय किसान जो है वो नकदी फसल की खेती की ओर मुड़ते हैं और इसके प्रतिफल में उन्हें क्या क्या सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम झेलने पड़ते हैं, इन विषयों पर हमने चर्चा की। इससे संबंधित जो सवाल बनते हैं वो सीधे ढंग से पूछे जाते हैं, जैसे कृषि के वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय संदर्भ में इसे परिभाषित करें। या फिर सवाल ऐसे आ सकता है कि किन लालचों से या किन आवश्यकताओं से प्रेरित होकर अंग्रेज़ों ने भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहित किया, इसका परिणाम भारतीय किसानों पर क्या पड़ा। तो इस तरह के सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।